उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो तोड़फोड़ शुरू करी थी, भारतीय जनता पार्टी उसको अब अंतिम चरण की तरफ लेकर जा रही है। अपर्णा यादव के बाद मुलायम सिंह के एक और रिश्तेदार और सपा के विधायक प्रमोद को भाजपा में शामिल करवा लिया गया है और प्रमोद ने भी भाजपा का थामते ही अखिलेश यादव पर साफ साफ आरोप लगाया कि पार्टी में मुलायम सिंह यादव की कोई कदर नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को कैद कर रखा है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह को किसी से मिलने नहीं देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं और अखिलेश यादव पार्टी में इकलौते तानाशाह बनकर रह रहे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और साथ ही समाजवादी विचारधारा के पतन का भी आरोप लगाया है। कहा है समाजवादी पार्टी अब समाजवादी विचारधारा की बिल्कुल कदर नहीं करती है, बल्कि सत्ता के लालच में वो किसी भी हद तक गिर रही है। और एक वक्त पर समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव का भी अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं। ये आरोप भाजपा में आए सपा के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता ने लगाया है। यह बिल्कुल एक जवाबी कार्यवाही की तरह हो रहा है। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी भाजपा नेता बाहर जाते ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए थे, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के खास रिश्तेदारों को भाजपा में शामिल करवाकर भाजपा जवाब दे रही है। और अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में इस्तेमाल करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, बल्कि उन्हें आगे के चुनावों के लिए बचा कर रखने की तैयारी है। इसीलिए खबरें यही आ रही हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा यादव को इस्तेमाल करने की भाजपा की अंदरूनी तैयारी है। और तोड़फोड़ की इसी कड़ी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य को भी भाजपा ने अपने में मिला लिया है। और दूसरी तरफ सपा गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो भी भाजपा छोड़ करके सपा में गए थे। तो अब जो भी समीकरण हो रहा है वो बिल्कुल जवाबी कार्यवाही में बदलता जा रहा है और इसी को लेकर के आज के जनता जंक्शन शो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो तोड़फोड़ की मोटी माटी कहानी हमने आपको बता दी। अपर्णा यादव का टूटना फिलहाल के लिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी उसे बड़े स्तर पर कैश नहीं करवाना चाहती है। उसकी एक और वजह है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपर्णा यादव को यह महसूस नहीं होने देना चाहती है कि उनका होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में। उसकी वजह है कि अगर अभी से अपर्णा यादव को इस बात का एहसास करा दिया गया कि वो भाजपा के लिए इतनी जरूरी हैं, तो भाजपा के लिए वही अपर्णा यादव एक रोज मुश्किल बन जाएंगी। क्योंकि सपा से अंदर की जो खबर निकल करके आ रही है, लोग बात कर रहे हैं और सपा भी जो एक्सक्यूज बता रही है, उन दोनों को मिला करके अगर एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाए, एक नतीजा निकाला जाए, तो यही निकलेगा कि सपा में अपर्णा यादव अपना कद देखने लगी थी और साथ ही साथ अपर्णा यादव अपने रिश्तेदारों, अपने जानने पहचानने वालों तक के लिए टिकट मांगने लगी थी। और जब हमने आपको कल ही बताया था कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर के यह फैसला किया था कि राजनीति में अखिलेश यादव ही मुलायम सिंह यादव के इकलौते उत्तराधिकारी होंगे, उनकी राजनीति के बीच में परिवार का कोई भी और सदस्य नहीं आएगा, जबकि अपर्णा यादव जब से राजनीति में सक्रिय हुई थी तभी से वो अंदर ही अंदर अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बनती जा रही थी। और जाहिर है अगर उनकी महत्वाकांक्षा समाजवादी पार्टी में थी तो आज नहीं तो कल भाजपा में भी वो निकल करके सामने आएगी। और इसीलिए भाजपा नहीं चाहती अब कि अपर्णा यादव को अभी से इतनी ज्यादा मजबूती दे दी जाए कि आगे वो पार्टी के लिए मुश्किल बन जाए। आपको बताएं, अपर्णा यादव ने साल 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपर्णा के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन अपर्णा आगे जाकर के अखिलेश यादव की बराबरी ढूंढने लगी, क्योंकि वो भी बराबरी का हिस्सा परिवार में रखती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टल गर्ल रही प्रियंका मौर्य भी भाजपा में आ गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी युवा महिलाओं को, जो लोग भले ही दूसरी पार्टियों से भाजपा में चुनावी फायदे के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन युवा महिला नेताओं को लंबे टर्म के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख रही है। और प्रियंका मौर्य का भाजपा में शामिल होने की वजह से कांग्रेस ने जो महिला वोटरों के लिए हवा बनाई थी, भाजपा ने उसे भी सिरे से खारिज करवा दिया है एक तरीके से, और लंबे टर्म में उनका इस्तेमाल भी कर सकती है। और प्रियंका मौर्य के अगर शब्दों को सुने तो उन्होंने साफ कहा है कि मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आप मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं पोस्टर गर्ल थी अपनी पार्टी के कैंपेन की, मैं हर जगह पर अच्छा काम कर रही थी,
हर जगह पर कांग्रेस का बढ़ा रही थी वोट प्रतिशत, जो महिलाओं के वोट का टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद मुझे कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, बल्कि पैसे लेकर के रुद्रदमन सिंह को टिकट दे दिया गया और उन्होंने साफ किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज मात्र एक स्लोगन बनकर रह गया है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता का भाजपा में शामिल होना भी बड़ा संदेश देता है। इससे पहले भी मुलायम सिंह के काफी करीबी रिश्तेदार हरिओम यादव भी सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी सपा के सिटिंग विधायक थे। इसे इस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से सपा कुछ नेता लेकर के गई थी और जवाबी कार्यवाही में भाजपा समाजवादी पार्टी के परिवार में से ही कई सदस्यों को अपनी तरफ लेकर के चली आई, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाला दिखा रहा है तस्वीर। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर के नेताओं की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर भाजपा अपने काडर को मजबूत रखती है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ खास मुश्किल आने वाली नहीं है। और हम इन तमाम चीजों की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा के पास काडर है, और अगर भाजपा को बाहरी नेता आते हैं तो उनके समर्थन की आवश्यकता क्यों नहीं है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है 2012 में, तो भी 30% से कम वोट उसके साथ रहते हैं और सरकार बन जाती है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बाहर रहती है, लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता से 15 साल तक लगभग, तब भी उनके वोट प्रतिशत जो है वो 25% के आसपास रहते हैं, और जब सरकार बनती है तो ये वोट प्रतिशत 40% प्लस जाने की तरफ बढ़ जाता है। तो इस अंतर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में कुछ खास मुश्किल नजर नहीं आ रही। हालांकि बीच में हुई तोड़फोड़ ने कुछ कहानी बदलने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन भाजपा उस डैमेज को लगभग कंट्रोल करने की स्थिति में आ चुकी है। और इन सभी नेताओं का इस्तेमाल, जो महिला नेता खास करके आई हैं पार्टी में नई और जिनकी एक राज्य में अलग तरीके की छवि है, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली आने वाले लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में करने की तैयारी में है। और इसके अलावा एक और खबर जिस पर बात कर लेना जरूरी है, गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो भी भाजपा छोड़ करके ही गए थे, सिटिंग विधायक थे, और उन्हें सपा और रालोद के गठबंधन ने पहली लिस्ट में जेवर से टिकट दिया था और उम्मीद थी कि जेवर में सपा की नैया पार लगवाएंगे और भाजपा को हरा देंगे। और अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि इसके कारण के तौर पर उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी जैसा नेता जो जेल में है और सरकार का जिस पर दबाव है, और तबीयत की तो बात ही नहीं की जा सकती है कि किस कदर मुख्तार की तबीयत खराब है, उसके बावजूद अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो 4 बार का सांसद, 1 बार का विधायक और चंद रोज पहले इधर उधर दौरे करने वाला और साथ में ही राजनीति में एक्टिव रहने वाला आदमी सिर्फ तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव से नाम वापस नहीं ले सकता है। और इन तमाम घटनाओं और खबरों के आधार पर हम ये चीज समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2022 के विधानसभा चुनाव की उसकी तैयारी है, उसमें जो भी उसको नुकसान हुआ था, बीते दिनों कई लोग बाहर गए थे पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के और भी लोग, उनका डैमेज कंट्रोल कर लिया है, उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है, और किस तरीके से भाजपा को आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी तय हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का टारगेट समाजवादी पार्टी के वोट परसेंट को कम करना है, और साथ ही जो मजबूत उम्मीदवार उनके साथ गए हैं उनको कहीं ना कहीं हार दिखाना या उनको कमजोर करने की कोशिश में चल रही है। अवतार सिंह का इस तरीके से अपना नामांकन वापस लेना वो यही दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों का, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदारों का अपनी पार्टी में शामिल करवाना यही दिखाता है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल करवाना यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस नैरेटिव को अब खत्म करना चाहती है जो उसके खिलाफ बन रहा था, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में नुकसान पहुंचाने वाला था। क्योंकि कांग्रेस के अगर हम कैंपेन को देखें तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के कोर वोटर वर्ग में नुकसान पहुंचाने वाला था। महिलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार करती है कि बहु बेटियां सब भाजपा सरकार में सुरक्षित है, तो कांग्रेस ने अपना कैंपेन क्रिएट किया था उस तरीके से और माहौल बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन बीते 10 दिनों में जो कुछ भी प्रियंका मौर्य ने किया और उसके बाद प्रियंका मौर्य भाजपा में आ गई है, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको इस तरीके से करवाया गया है और पार्टी में शामिल करवाया गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कुछ सीटें बची हैं जिन पर दोबारा मंथन के बाद प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बची 11 सीटें जो हैं अभी उन पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस बार 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 13 ब्राह्मण नेता हैं और 10 विधायक जो सिटिंग हैं उनके टिकट कटे हैं।
इस बार कुंवर प्रणव चैंपियन का टिकट भी काटा गया है, उनकी पत्नी को हालांकि टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज वादा किया है कि अगर सपा सरकार बनती है तो यश भारती सम्मान शुरू करने के साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम भी फिर से बहाल की जाएगी। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए पेंशन दी जानी चाहिए, इसलिए सरकार बनने पर पेंशन बहाल की जाएगी, अखिलेश यादव का कहना है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना के तहत 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके आवास के पास तैनाती दी जाएगी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इसका स्पष्टीकरण अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। इसके अलावा एक खबर गोवा से, गोवा की 40 विधानसभा सीटों का मुकाबला अब कठिन होते जा रहा है जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 34 नाम है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सैंकलिम, जबकि उप मुख्यमंत्री मनोहर अंजारकर मारगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने जिन 34 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है उनमें 9 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अब केवल 6 उम्मीदवारों पर ही फैसला होना बाकी है। 14 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं। इसमें एक चीज आई है कि मनोहर पर्रिकर जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, जिनकी कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे को टिकट भाजपा ने नहीं दिया है। और इसको लेकर के शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि अगर मनोहर पर्रिकर के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को अपनी पार्टी से टिकट देने की बात कही है। इसके अलावा एक खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए संतों ने आंदोलन कुछ दिनों पहले किया था और उसके बाद अब कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी मोर्चा खोल दिया है। नूरा ने शिप्रा नदी के जल में सत्याग्रह शुरू किया है। आज उनके आंदोलन की शुरुआत हुई। शिप्रा नदी में 4 फीट गहरे पानी में खड़े होकर के जल सत्याग्रह कर रही थी, पोस्टर लेकर के। इस दौरान गहरे पानी में उनका पैर फिसल गया और डूबते डूबते बची। वो बेहोश हो गई, समर्थकों ने बचाया और उन्हें अस्पताल लेकर के गए। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला की अंतरिम भरण पोषण की याचिका को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि एक पत्नी अपने अलग हुए पति से भरण पोषण की हकदार है, भले ही वो अपने पति के घर में रहती हो। कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय समाज में एक शिक्षित महिला को नियमित नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसे अपने वैवाहिक घर की जरूरतों को पूरा करना होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोनिका सरोहा ने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि उसका पति उसे भरण पोषण नहीं दे रहा है या उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख रहा है। अदालत निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील पर कार्यवाही कर रही थी जिसमें उस महिला की याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें उसने अपने पति से अंतरिम गुजारा भत्ता की मांग की थी। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डीवी एक्ट जो है उसकी धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। पति द्वारा आरोपों से इनकार करने के बाद निचली अदालत को अंतरिम भरण पोषण देने का कोई आधार नहीं मिला। इसको देखते हुए कि और उसके साथ साथ जो बात थी कि महिला के पास मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री भी थी और वो खुद को पेट भरने के लिए सक्षम थी। इस बिंदु पर न्यायालय ने तत्काल अपील में कहा कि एक अधेड़ उम्र की महिला, 3 बच्चों की मां, जिसने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा की धमकी देने का आरोप लगाया है, उसको इस आधार पर भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने कई साल पहले बीए और बीएड की डिग्री हासिल की है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने यह मानकर गलती की कि पति खर्च वहन कर रहा था क्योंकि वह वैवाहिक घर में रहती थी, यानी अपने ससुराल में रहती थी। न्यायाधीश ने इसके आगे यह भी कहा कि यह हमारे समाज में कई घरों में एक आम परिदृश्य है जहां घरेलू हिंसा की शिकार को बुनियादी जरूरतों से वंचित किया जाता है और उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, भले ही वो अपने पति और तमाम परिवार वालों के ही साथ रहती हो। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। इस नसीहत का एक छोटा सा किस्सा है। एक मशहूर अदाकारा थी नरगिस, वो सिर पर दुपट्टा रख करके उस वक्त के बहुत मशहूर शायर मजाज का ऑटोग्राफ लेने पहुंची थी। मजाज जो औरतों के हक में बात करते थे और विकृत रवायतों के खिलाफ बात करते थे, उनके दुपट्टे को देख करके जो भरी महफिल में और उसके बाद इतनी प्रसिद्ध अदाकारा होने के बावजूद सर पर दुपट्टा रख करके आई थी, उनको लेकर के ये शेर कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा है। समझने वाली बात है कि मजाज, जिनको हमेशा से रोमानियत का शायर समझा गया, वो भी मर्द के मुकाबले औरत को कमतर नहीं समझते थे। उनकी निगाह में मर्दों के बराबर ही औरत का मर्तबा भी हुआ करता था। और मजाज अपने वक्त में, जब एक समय ऐसा चल रहा था जहां महिलाओं को काफी ज्यादा डिमीन किया जाता था और उनको दबा करके रखने की बातें की जाती थी, अलग अलग धर्म और संस्कृति सभ्यता में इस तरीके की दकियानुसी बातें जोड़ दी गई थी कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, पर्दा करना होगा, तमाम चीजें थी। उस वक्त में मजाज खुल करके इन तमाम चीजों के खिलाफ बोलते थे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए शुक्रिया। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं।